नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये जो स्टेटिस्टिक का बयान चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर 31वां है। इससे पहले जो 30वां लेक्चर था उसके अंदर हमने एक बार के लिए यदि मैं रिवाइज कराऊं तो मतलब उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था। उसके अंदर हमने यह पढ़ा था कि यदि किसी वर्ष का आधार वर्ष यदि चेंज हो जाए तो उसके जो सूचकांक होते हैं वो नए फॉर्मूले किस हिसाब से निकाले जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था। और जो ये 31वां लेक्चर है वो 31वां लेक्चर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या इसको जीवन निर्वाह सूचकांक भी बोला जाता है। इंग्लिश के अंदर इसको बोला जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई इसका शॉर्टकट के रूप में लिखा जाता है। तो ये जो सीपीआई होता है वो होता है क्या है, एक्चुअली जो सीपीआई होता है वो आपकी महंगाई को बताता है। जैसे कैसे महंगाई को बताता है, ये आपके दिमाग में आता होगा कि ये महंगाई को कैसे बताता है। इस महंगाई को कैसे बताता है इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा कोशिश करता हूँ कि ये किस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये किस प्रकार महंगाई को बताता है। सोच कीजिए कि आज आपके पास 2024 के अंदर आपको मजदूरी या एक दिन की वो मिल रही है 500 रुपये। जब ये 500 रुपये आपको मजदूरी मिल रही है तब आपके पास जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो है 100। और इन 500 रुपयों आप अपनी दैनिक जो दिनचर्या आती है वो आप कंप्लीट कर लेते हैं। अब सवाल आया है कि जब आपको 2030 के अंदर जब यही मजदूरी आपको 700 रुपये दी जाती है और उस समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो है 180 रुपये। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आप उन 700 रुपयों के अंदर अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी कर पाते हैं। सबसे इसका जो जवाब आएगा वो आएगा हम अपनी दैनिक दिनचर्या 2030 के अंदर 700 रुपये के अंदर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जब आपके पास जब 2024 के अंदर 500 मिल रहे थे तब आपके पास उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था वो 100। जब 2030 के अंतर्गत ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़कर हो गया 180 रुपये, एक छोड़ी 180 हो गया। जब ये मूल्य सूचकांक जब 100 से 180 हो गया मतलब 80% बढ़ गया, तो मतलब इसका तात्पर्य हुआ कि महंगाई 80% बढ़ गई। इस हिसाब से आपको मजदूरी भी कितनी मिलनी चाहिए थी, 80% बढ़ के मिलनी चाहिए थी। और यदि मैं 500 का 80% यदि बढ़ा के बताऊं तो आपकी मजदूरी होनी चाहिए थी 900। तो हो कितनी रही है, 700 रुपये। तो आपके पास अपनी दिनचर्या चलाने के लिए कितने रुपयों की कमी हो गई, 200 रुपयों की कमी हो गई। यही यहाँ से क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि यदि आपको अभी वर्तमान में इतना सैलरी मिल रही है और यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इतना बढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति को अपनी दिनचर्या चलाने के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता होगी। ऐसे क्वेश्चन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर इसमें सबसे दूसरा क्वेश्चन यह आ सकता है कि इसकी किसी की आप 1 रुपए की क्रय शक्ति पूछ लिया जाता है। इस प्रकार से भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब मैंने, मेरा काम था मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की। अब मैं एक बार के लिए नोट्सों के अंदर बता देता हूँ, नोट्सों के अंदर क्या करता हूँ बता देता हूँ। अब इस प्रकार के महंगाई को बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आधार वर्ष मतलब जब 2024 के अंदर हमारे कितने मिले थे, 500 रुपये हमारे को मिल रहे थे। हमारे जो आधार वर्ष के अंदर जो सैलरी है वो हमारे को पता होनी चाहिए। आधार वर्ष की यदि सैलरी पता पता लग गई हमारे को तो हम हमारी महंगाई के अनुसार उस सैलरी को बता देंगे कि हमारे को इस समय के अंदर इतनी सैलरी मिलनी चाहिए थी, हमारे को 8% के अंदर इतनी मिल रही है, इसलिए इतने रुपयों की कमी हमारे पास है आज दिन चलाने के लिए। आधार वर्ष की जो सैलरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारे को पता होनी सख्त जरूरी है। चलिए मैं एक बार नोट्स पढ़ लेता हूँ और इसके नीचे मैंने दो एग्जाम्पल भी लिए हैं। उन दो एग्जाम्पल के अंदर आपको जो उक्त मूल्य सूचकांक है वो आपको मैंने समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है। चलिए बिना किसी देरी के नोट्स स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि मूल्य परिवर्तनों के प्रभाव को मापने के लिए सूचकांक बनाए जाते हैं, उन सूचकांकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लिए जाते हैं। बिल्कुल सही है। मैंने एग्जाम्पलों के अंदर क्या बताया था कि एग्जाम्पल के अंदर यही तो बताया था, जब आपको 500 रुपये मिल रहे हैं और यही आपको 700 रुपये मिल रहे हैं तो आपका जो दिनचर्या है वो कैसा हो जाएगा, घट जाएगा बढ़ जाएगा, यही तो इसी प्रभाव को बता रहा है। दूसरा मैंने ये लिखा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के निर्माण के अंतर्गत लास्टवेल का सूत्र काम में लिया जाता है। फिर मैंने तीसरा ये भी लिखा है कि इसका जो निर्माण होता है वो आदमियों के एक अच्छी तरह से परिभाषित करने के लिए होता है। ये कहीं मैंने एक इक्वेशन पढ़ा था, उस क्वेश्चन ये ऑप्शन मेरे को मिला था, तो इस ऑप्शन को मैंने इस नोट्स के अंदर ऐड कर लिया था। फिर आता है कि मूल्य सूचकांक, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग होता है किसी मुद्रा की क्रय शक्ति, किसी मुद्रा की क्रय शक्ति
बताने के लिए भी काम में लिया जाता है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति किस प्रकार से निकाला जाता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1/CPI इंटू 100। फिर इसका जो सीपीआई होता है वो इसका उपयोग वास्तविक आय के लिए भी किया जाता है। वास्तविक आय निकालने के लिए किया जाता है कि मौद्रिक आय अपॉन सीपीआई। फिर वास्तविक मजदूरी निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, मौद्रिक मजदूरी अपॉन सीपीआई। अब सवाल आपके दिमाग में ये आता है कि मास्टर ये मौद्रिक मजदूरी या मौद्रिक आय क्या होती है। ये मौद्रिक आय, मौद्रिक तो वो होती है जो आपको इन हैंड मिलती है, उसको मौद्रिक बोला जाता है। आय और मजदूरी क्या होती है कि मजदूरी वो होती है एक दिन के अंदर मिलती है। और आय कौन सी होती है, आय वो होती है जो आपके पास जो मंथ के लास्ट के अंदर आती है, उसको आय बोला जाता है। आपको मौद्रिक आय और मौद्रिक मजदूरी दोनों ही दे रखी होगी, उससे आप वास्तविक मजदूरी और वास्तविक आय आप निकाल सकते हो। और जो सीपीआई का जो उपयोग होता है वो व्यक्तियों के रहने सहने के बारे में बताता है, ये मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। फिर मैं दो क्वेश्चनों की एग्जाम्पलों की बात की थी। इसमें पहला एग्जाम्पल ये है कि यदि प्रचलित वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 140 है, वर्तमान में 1 रुपये की क्रय शक्ति क्या हो जाएगी। 1 रुपये की क्रय शक्ति निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, 1/CPI इंटू 100। सीपीआई यहाँ पर कितना है, 140 रुपये है। कई रुपए, मेरे को बार बार रुपये रुपये याद आ रहा है, तो 140 आपके पास उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, तो 1/140 इंटू 100 इक्वल टू 0.71। आपके पास ये रुपयों में आया क्योंकि हमारे को यहाँ पर 1 रुपये एक पूछी। यदि यहाँ पर पैसों की बात करता तो मैं 71 पैसे लिख लेता। फिर जो अगला जो एग्जाम्पल लिया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब अगला एग्जाम्पल का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए अगले एग्जाम्पल में बता देता हूँ कि किसी व्यक्ति की आय आधार वर्ष की तुलना में 25% बढ़ जाती है, जबकि वर्तमान की जो उसका जो सीपीआई है वो 180 है। यदि इस व्यक्ति के वर्तमान में मौद्रिक आय का मतलब होता है यदि उसको इन हैंड 20,000 रुपये मिलते हैं, तो उस व्यक्ति का रहने सहने का आधार वर्ष की तुलना में कैसा होगा। हमें कंपैरिजन आधार वर्ष से करना है। प्रचलित वर्ष में व्यक्ति की वास्तविक आय क्या होगी, वो हम फॉर्मूला लगा देंगे। वास्तविक आय का क्या फॉर्मूला है, उसकी वास्तविक आय में कितनी कमी होगी, वास्तविक आय में कितनी कमी होगी, ये तो हम ये हमें तभी पता चल पाएगा कि हमें जब आधार वर्ष की आय हमें पता होगी। वास्तविक आय में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है, तो ये भी चौथा क्वेश्चन है। और पांचवा क्वेश्चन क्या है कि आधार वर्ष के समान जीवन स्तर बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति को कितने और रुपयों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो हमारे को ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि आधार वर्ष के अंदर उसको कितनी मजदूरी मिल रही थी या उसको कितनी मौद्रिक आय मिल रही थी, उसको मतलब आधार वर्ष के अंदर इन हैंड उसको कितने मिल रहे थे, आधार वर्ष के अंदर उसको कितने मिल रहे थे, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इसको निकालने के लिए हमारे को नहीं पता कि आधार वर्ष के अंदर कितना मिल रहा था, पर तो हमारे को ये पता है कि जो अभी वर्तमान के अंदर इसको कितने मिल रहे हैं, वर्तमान के अंदर इसको मिल रहे हैं 20,000। और ये वर्तमान में कम मिल रहे हैं जब उसकी आधार वर्ष से 25% बढ़ जाने के बाद। हमारे को ये नहीं पता ना कि आधार वर्ष के अंदर कितना है, तो आधार वर्ष के अंदर कितनी सैलरी है वो उसको निकालने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक और भी बताई है कि जैसे इसको निकालना है, तो मुझे नहीं पता कि आधार वर्ष के अंदर कितनी है, तो मैंने माना कि आधार वर्ष के अंदर एक्स है। तो अब उसकी 25% सैलरी बढ़ रही है, तो x प्लस एक्स इंटू 25/100 मतलब उसकी जो सैलरी है जो अभी वर्तमान में जो मिल रही है वो 125/100 इंटू एक्स। एक्स मेरे को आधार नहीं पता कि आधार कितना है। आधार निकालने के लिए मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, तो x की वैल्यू निकालने के लिए अभी वर्तमान में कितनी मिल रही है, 20,000 मिल रही है, 125/100 x इक्वल टू 20,000। ये सैलरी बढ़ के मिल रही है, 25% बढ़ के मिल रही है, तो ये 125/100 x 20,000। x की वैल्यू यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ, x इक्वल टू 20,000 इंटू 100/125। तो ये जो आधार वर्ष की जो आय है वो कितनी मिल गई मेरे को, 16,000 रुपए मेरे को मिल गई। पता चल गई कि मेरे को जो आधार वर्ष के अंदर जो आय है वो कितनी है, आधार वर्ष का आय है वो है 16,000 रुपए। जब आधार वर्ष के अंदर आय आपको पता चल गई कि 16,000 रुपए, तो आधार वर्ष की आय पता चल गई आपको। प्रचलित वर्ष के अंदर आय आपको दे रखी है, आपको ये भी पता है कि आधार वर्ष के अंदर जो सीपीआई नहीं दे रखा है, हमारी कितना मानना है, 100 मानना है। यहाँ पर जो सीपीआई है वो कितना प्रचलित वर्ष के अंदर कितना दे रखा है, 180 है। तो आप ये बताओ कि सबसे इसके अंदर का जो महंगाई वो कितनी बढ़ी, तो महंगाई आपका जवाब आएगा सर महंगाई 80% बढ़ गई है। जब 80% महंगाई बढ़ गई है तो उसकी सैलरी भी कितनी बढ़नी चाहिए थी, उसकी 80% बढ़नी चाहिए थी, ना कि 25% बढ़नी चाहिए थी। कि बढ़ी कितनी, 25%। तो उसका जो जीवन स्तर है वो डाउन हो जाएगा ना। तो बस यही पहले क्वेश्चन का जवाब है कि उस व्यक्ति का रहने सहने का जो आधार वर्ष है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। फिर मैं सबसे पहले जो था वो पांचवें क्वेश्चन का जवाब जवाब दूंगा। तो उस व्यक्ति की जो सैलरी थी वो कितनी बढ़नी चाहिए थी, 80% बढ़नी चाहिए। अब 16,000 का 80% कितना होता है, आप कैलकुलेट करोगे 16,000 80
अपॉन में 100 का जो आंसर आएगा वो आएगा 12,800 रुपये। अब उसको जो वर्तमान में कितनी मिलनी चाहिए थी, 16,000 प्लस 12,800 रुपये, मतलब टोटल जो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए थी, 28,800 रुपये उसकी सैलरी होनी चाहिए थी। परंतु एक्चुअली उसको मिल कितना रहा है, 20,000 रुपये मिल रहा है। उसको और कितने रुपयों की जरूरत है, उसको 8,800 रुपयों की और जरूरत है। तो यही आपके पास 5वां क्वेश्चन का जवाब हो गया। आधार वर्ष के समान जीवन स्तर बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति को कितने रुपयों की आवश्यकता है, तो 8,800 रुपयों की जरूरत है। गया इसका जवाब। फिर आता है आपके पास, फिर ये तो 3 क्वेश्चन है वो इसका जवाब दे देता हूँ मैं। प्रचलित वर्ष के अंदर व्यक्ति की वास्तविक आय कितनी, तो वास्तविक आय निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया है कि क्या बताया है कि आपके पास मतलब मौद्रिक आय अपॉन में सीपाई इंटू 100, तो वही मैंने निकाला 11,111 रुपये आपके पास इसकी जो वास्तविक आय है। तब इसकी वास्तविक आय ये है और आधार वर्ष के अंदर उसकी कितनी थी, 16,000 रुपये थी ना आधार वर्ष के अंदर उसकी मजदूरी, तो इसको कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 4,888 रुपये कम मिल रहे हैं। ये इस कमी में और ये कमी में फर्क है। ये कमी हमारे जीवन स्तर बनाए रखने के लिए उसको कितने पैसों की आवश्यकता होगी, तो एक्चुअली वास्तविक आय के अंदर कितनी कमी हो रही है, वो 4,888 रुपये हो रही है। तो इसका परसेंटेज निकालना है 16,000 के ऊपर, तो हम निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालना आपको आता होगा कि 4,888.89 अपॉन में 16,000 इंटू 100, तो टोटल 30.55% उसकी जो सैलरी है वो कम मिल रही है। तो ये हो गया आज आपके पास उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। जहाँ तक मैंने मेरी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है, फिर भी यदि कहीं पर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने जिंदा अकेडमी देखी और जिंदा अकेडमी में विश्वास कर रहे हैं। और कल एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद आपके सूचकांक क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये सूचकांक वाला लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास 2 लेक्चर ही और 2 यूनिट ही बचेंगे, उसके बाद आपके एक बस कंप्लीट। धन्यवाद। देखते रहिए जिंदा अकेडमी।